Morning class. Today we are here to discuss our chapter number 1 of class 12th chemistry solutions. ओके आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो कि हमारा एक न्यू चैप्टर है. ठीक है, और चैप्टर 2 है. पहले चैप्टर 1 था, लेकिन आफ्टर जब सिलेबस डिडक्ट हुआ है सीबीएसई की तरफ से आफ्टर कोविड, तो चैप्टर 2 बन गया है हमारा. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशंस. ओके चलिए, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए चैप्टर सॉल्यूशंस, जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है. तो सॉल्यूशन से समझ में क्या आता है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें आप लोग ऐड करेंगे सोल्यूट, और किसमें ऐड करेंगे, अपने सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, तो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉल्यूशंस के अंदर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपके हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. चलिए, अब पता है आपको इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर में जिस तरह के सॉल्यूशंस को स्टडी करना है वो सॉल्यूशंस है होमोजेनस सॉल्यूशंस. आपको होमोजेनस सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है. होमोजेनस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है एंड दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट. ठीक है, ये सब आपको पता है, 9th क्लास का कंसेप्ट है. इसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ओनली एंड ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. वी आर हियर टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. अब बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यानी कि वही जिनमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं. और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा, एक है सोल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट. इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा. और जो सोल्यूट होगा वो आपका यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, बट लेकिन सॉल्वेंट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड ही होने वाला है. गॉट इट? ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर. अभी तक आपने क्या सीखा होगा, अभी तक आपको क्या पता चला होगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन होता है, जो उसमें सोल्यूट होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, और जो सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, वो हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपकी एक चीज और एड ऑन हो जाती है इस चैप्टर के अंदर, एक डेफिनेशन और एड ऑन हो जाती है कि फाइनल जो सॉल्यूशन आपको मिलता है, फाइनल जो सॉल्यूशन आपको मिलता है, उस सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है, यानी कि जो फिजिकल स्टेट होती है, वो डिसाइड करती है कि आपका सॉल्वेंट क्या होने वाला है. समझ में आया? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है वो डिसाइड करता है कि आपका सॉल्वेंट क्या है. जैसे फॉर एन एग्जांपल यू हैव कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, एक तरह का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, यानी कि ब्लू कलर का एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं. ठीक है ना, जो आपको मिलते हैं आपकी लैब में, ब्लू कलर के होते हैं ये. ठीक है, अब देखो ये ब्लू कलर के सॉल्ट है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं. आपको दिख रहा है इसमें पानी भी है, लेकिन आपको ये तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपके लैब के अंदर. आपको तो कभी ये पानी पानी की फॉर्म में नहीं मिला. आप इसको डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाते हो, इसको डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाते हो. ठीक है ना, ये लेकिन मिलता तो आपको सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में. तो यानी कि इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि आपको फिजिकल स्टेट क्या दिखाई दे रही है, आपको फिजिकल स्टेट दिखाई दे रही है सॉलिड की, तो इसीलिए सॉलिड क्या होता है, कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट इज सॉल्वेंट एंड योर वाटर इज अ सोल्यूट, क्योंकि वो आपका लेस क्वांटिटी में है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट आपको नहीं दिखाई दे रही है. आपको फिजिकल स्टेट दिखाई दे रही है सॉलिड की, जो कि कॉपर सल्फेट है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया कॉपर सल्फेट. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे आपका आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट है, वो भी इसी तरह के एग्जाम्पल को बिलोंग करता है. ठीक है, चलिए आप ये कंसेप्ट समझ गए. अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ. अब देखिए आपके पास सपोज कीजिए ये कोई कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, इसमें अगर पानी भर रखा है आपने, यू हैव अ वाटर इनटू इट, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, थोड़े घंटों बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये पानी जो है उड़ गया. यानी कि पानी का लेयर अगर इतना था, लेवल इतना था, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि इतना हो गया. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, आप सबको पता है बहुत अच्छे से, ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन. लेकिन अगर मैंने ये जो मेरा
कंटेनर है, अगर मैंने ये कंटेनर बंद कर दिया, अगर मैंने अपना ये कंटेनर बंद कर दिया, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा कंटेनर है, इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करके मैंने इसमें पानी रखा हुआ है, क्या अब ये इवेपोरेशन होगा? ठीक है बेटा, सपोज कीजिए ये हमने बंद किया हुआ है, तो क्या यहाँ पे इवेपोरेशन होगा अब भी? यस, इवेपोरेशन यहाँ पे अब भी होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि लिड आपकी क्लोज्ड है, कंटेनर आपका बंद है, तो साथ में जैसे ही इवेपोरेशन होगा वैसे साथ में क्या होगा, आपका कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है। अब जब कंडेंसेशन भी होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, और आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकल तो गया ही नहीं ना ऊपर, एटमॉस्फेयर में गया ही नहीं, क्योंकि लिड बंद है आपकी। तो जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होने से जो आपका यहाँ पे एक वेपर प्रेशर है, क्योंकि जब वेपर्स बनेंगे आपके इवेपोरेशन की वजह से, तो जो वो वेपर्स हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिड के ऊपर, ठीक है। और वो प्रेशर जब एक्सर्ट करेंगे तो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने इसलिए इवेपोरेशन से स्टार्ट किया क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। व्हाट इज वेपर प्रेशर बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स when the equilibrium is attained because of evaporation and condensation in the closed container. Okay, then you say that equilibrium is attained and vapor pressures are exerted, है ना, यानी pressure is exerted by the vapors. I hope you got my point. ठीक है, now we have suppose two containers and we have filled only A type of liquid or component into it and B type of component into it. Because we are having only A type of component into it, then हम लोग उसे डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब क्योंकि सिर्फ ए टाइप के कंपोनेंट है तो इसलिए हम इसे नॉट लगाते हैं, यानी कि प्योर, ये प्योर को डिनोट करता है, ये नॉट है, ये प्योर को डिनोट करता है, इट मीन्स पी नॉट ए, ठीक है। एंड दिस इज पी नॉट बी, क्योंकि प्योर कंपोनेंट बी है इसलिए हम इसे पी नॉट, पी क्या है, पी है आपका वेपर प्रेशर, बी क्या है कंपोनेंट, और नॉट क्या है प्योर, कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा, सपोज हमने मिक्स कर दिया, तो ए और बी टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे मिक्स हो गए, जो ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट था, वो यहाँ पे आके मिक्स हो गया, तो यहाँ पे अब टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पीटी, वो क्या बनेगा आपका पी ए प्लस पी बी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाया गया? ये नॉट इसलिए नहीं लगाया गया बेटा क्योंकि प्योर नहीं है ये, नाउ दिस इज नॉट प्योर, प्योर यहाँ पर थे ना इसलिए पी नॉट लगा था, लेकिन यहाँ प्योर नहीं है। अब जो ये पी ए है ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। किसका पार्शियल वेपर प्रेशर है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए। आया समझ में? सिमिलरली बी, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, क्योंकि अभी टोटल वेपर प्रेशर बन गया है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और पी ए किसके इक्वल होगा, क्योंकि ए क्या है आपका कंपोनेंट ए है, पी क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो पता है आपको जितने प्रेशर यानी जितने वेपर्स यहाँ पे एग्जर्ट होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ वेपर्स एग्जर्ट होंगे या फिर एग्जिट होंगे या निकलेंगे, इवेपोरेट होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग जाई यानी कि मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स बताता है, यानी कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल टू बी इवेपोरेटेड। इवेपोरेट होने के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रेशर, नंबर ऑफ वेपर प्रेशर आपके एग्जर्ट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेपर्स निकलेंगे और उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका जो पी ए है दैट इज इक्वल टू, या फिर अभी इक्वल टू का साइन मत लगाइए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि जितना वेपर प्रेशर, वो भी पार्शियल वाला क्योंकि अब मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपका एग्जर्ट होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, रिलेशन देखा होगा आपने बुक के अंदर, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी बेटा। अब देखिए, हमने रिलेशन निकाला पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। कैसे आया? हमने अभी समझा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल, आपने 11th क्लास में किया है कि जीटा ए प्लस जीटा बी है ना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस जीटा बी। आई कैन राइट ना, मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस जीटा बी। अब देखो, हम तो प्योर कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं, तो प्योर कॉम्पोनेंट में जीटा बी तो है ही नहीं, यानी कि जीटा बी क्या हो गया? 0 हो गया। जीटा बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं हमारे प्योर में, क्योंकि हम जीटा ए की बात कर रहे हैं। तो इसको हम 0 लिख दें, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बी के हमारे पास है ही नहीं। आया समझ में? ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। अब आपको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब हम हटाते हैं तो हम के लगाते हैं, है ना। पी ए इज इक्वल टू के 1 माइनस 0, हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, तो पी ए किसके इक्वल आ गया? पी ए आपका के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, तो जो पी है यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? आपके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ए के। ऐसा ही होता है ना, वो उसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहां से आपका ये रिलेशन निकल कर आ गया कि के इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, तो आप इसको पुट कर दीजिए। जो आपके पास रिलेशन था पी ए इज इक्वल टू जीटा ए था, ठीक है, के जीटा ए था, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया? पी ए इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा? पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, तो रिलेशन आपको यहाँ से निकल कर आया, जो आपको आपके एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट रिलेशन। ठीक है, ऐसे छोटी सी डेरिवेशन है इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम में आपका मर्जी है लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है, आपने एक लॉ भी सुना होगा। ठीक है, एक लॉ का नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। जो अभी आपने एक्सप्रेशन देखा वो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन था, जो कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये किसके इक्वल आता है? आपके पी नॉट ए जीटा ए के, जो अभी मैंने आपको पूरा रिलेशन निकाल के दिखाया। इट इज सिमिलरली फॉर पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, एंड सिमिलर छोटी सी डेरिवेशन इसके लिए भी वही सेम टू सेम है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। ठीक है, ये पूरा पूरा राउल्ट लॉ था जो हमने अभी निकाला। ठीक है, इट इज अवर कंप्लीट राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए, ओके, समझ में आ गया। अब राउल्ट लॉ के लिए हमारे पास ग्राफ भी होता है। ठीक है ना, हमें ग्राफ भी समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राउल्ट लॉ अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ग्राफ आपको अपने आप से बनाना होता है। ठीक है ना। अब क्योंकि हम क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहे हैं, राउल्ट लॉ तो क्लोज्ड कंटेनर में एप्लीकेबल है ना। और कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं? आपके ए और बी कंपोनेंट हमने लिए हैं, जो कि वोलेटाइल है। इसका क्या मतलब है कि वो वेपर प्रेशर्स अगर बना रहे हैं, अगर वो वेपर्स बना रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो वोलेटाइल है। और वोलेटाइल का मतलब है कि वो आराम से इवेपोरेट हो सकते हैं। तो हमने कैसे कंपोनेंट लिए हैं यहाँ पे? वोलेटाइल। ठीक है, और ए किसको डिनोट करता है? ए डिनोट करता है आपका सॉल्वेंट को। ठीक है, और बी किसको डिनोट करता है? बी डिनोट करता है सोल्यूट को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ए बी को कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सोल्यूट है। ठीक है, अब हम ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, नीचे लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अच्छे से बनाते हैं। देखिए, ये दिस इज योर ग्राफ इन अ क्लोज्ड कंटेनर। नीचे आपको मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे जीटा ए है, यहाँ जीटा बी है। अगर जीटा ए 0 है, यानी कि स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 है, तो बढ़ते कितना हो जाएगा? ये जीटा ए विल बी इक्वल टू 1, है ना। ऐसे जीटा बी अगर यहाँ पे 0 है, तो ये भी यहाँ पे बढ़ते कितना हो जाएगा? जीटा बी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे है आपका वेपर प्रेशर। अब आप देखो,
जब जीटा ए 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो यानी कि 0 यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया? ए के लिए। ए यानी कि प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ ए के लिए, है ना, प्योर कॉम्पोनेंट है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए। ठीक है, ऐसे जीटा बी के लिए जब 0 से 1 जा रहा है तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाएगा, और ये क्या हो गया आपका? पी नॉट बी, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी। ठीक है, फिर आपने देखा था कि हमने दोनों को मिक्स किया था, जो हमने अपना डायग्राम बनाए थे ना, उसी डायग्राम पे बेस्ड आपका ग्राफ है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पी टी हो गया, दोनों को मिक्स किया था, और ये किसके इक्वल आया था आपका? पी ए प्लस पी बी के इक्वल आया था। ठीक है, और पी बी आपको पता है, या पी ए आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्स लॉ, दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्स लॉ। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई। ठीक है, चलिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल अगेन क्लियर यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नाउ अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अब देखो हमने कौन कौन से कंपोनेंट लिए थे आपके? वोलेटाइल, वोलेटाइल है ना, आपके पास ए था, आपके पास बी था, और इसमें क्या थे? सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के और बी टाइप के कंपोनेंट थे, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, क्योंकि इवेपोरेट हो रहे थे, क्योंकि वेपर्स बन रहे थे। तो ये कौन कौन से थे आपके? वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। ठीक है ना, ये वाले कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिए थे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें लेना है यहाँ पे, वो लेना है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल हम लोग लेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है ना, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल ही रहेगा। तो सपोज कीजिए ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, तो यहाँ पे पी नॉट ए हो गया, और ए के तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं। ये आपका बी टाइप का कंपोनेंट है, जो कि पी नॉट बी है, लेकिन इसके वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। मैंने बताया था ए होता है सॉल्वेंट के लिए, जो कि हम वोलेटाइल ले रहे हैं यहाँ पे बच्चा, वी हैव वोलेटाइल सॉल्वेंट, और बी होता है आपका सोल्यूट के लिए, जो हम लोग ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल, इट इज योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब जब इनको इंटरमिक्स कर दोगे तो क्या होगा? आपके ए और बी टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो मिक्स हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि इन सब की ओवरलैपिंग होगी। बेटा जब ब्लैक या व्हाइट कलर की बॉल्स आप इंटरमिक्स करते हो, किसी एक बॉक्स में डाल दोगे, पहले ब्लैक बॉल अलग थी, व्हाइट बॉल अलग थी, तो अंदर डालने के बाद क्या ऐसा होता है कि वो लाइन में लग जाती हैं, कि ए एक जगह पे, बी बी एक जगह पे, ऐसा नहीं होता ना, जो ओवरलैपिंग भी हो जाती है। तो कहीं कहीं पे क्या पाया जाएगा कि ए के ऊपर या तो बी की ओवरलैपिंग हो गई है, बी के ऊपर या फिर ए की ओवरलैपिंग हो गई है। तो जहां पर ए के ऊपर बी की ओवरलैपिंग हो गई, उसकी वजह से क्या होगा? जैसे नॉर्मली ए आपका वेपर्स एक्सर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे तो एक्सर्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बी उसको रोक रहा है। तो यानी कि जितना वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे ए कॉम्पोनेंट का था, उतना वेपर प्रेशर अब आपके यहाँ पे ए कॉम्पोनेंट का नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि वेपर्स कम हो गए, कम निकल रहे हैं वेपर्स। क्यों कम निकल रहे हैं? क्योंकि बी कॉम्पोनेंट ने क्या किया है? उसको ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, तो पी टी जो होगा यहाँ पे, दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। किस केस में? आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में ऐसा होने वाला है। तो जो वेपर प्रेशर है ए का, जितना वेपर प्रेशर ए का आपका यहाँ पे था, वो वेपर प्रेशर ए का अब यहाँ पर नहीं होने वाला है। किस वजह से नहीं होने वाला है? आपके बी कॉम्पोनेंट की वजह से नहीं होने वाला है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, चलिए, अब पता है नॉन वोलेटाइल के केस में क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने रिलेशन देखा था, पी ए डायरेक्टली रिलेट करता है आपके जीटा ए को। ठीक है, ये था आपका वोलेटाइल वोलेटाइल का कंसेप्ट। ठीक है, यही सेम रिलेशन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ए के वेपर प्रेशर उतने ही निकलेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इक्वल टू के जीटा ए, इसको क्या लिख सकते हैं? के 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। ये पहले भी आपने देखा था, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा के माइनस के जीटा बी। ठीक है, और के किसके इक्वल आया था आपका? के इक्वल आया था आपके पी नॉट के, तो पी नॉट को यहाँ पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं।
के की जगह लिख दीजिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। पी नॉट ए माइनस सॉरी पी नॉट ए जीटा बी को वहां ले जाओ, पी नॉट ए जीटा बी को इधर लेफ्ट में ले आए और पी नॉट ए माइनस पी ए को इधर ले आए। ठीक है, अब आपको ये रिलेशन दिख रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था और इसकी वजह से यानी कि इतना कम हो गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है जो कम हुआ है, ए का प्रेशर कम हुआ है और कितना कितने में से कम हुआ है, पी नॉट ए में से कम हुआ है। तो जो रिलेशन है, ये रिलेशन बच्चा ये बताता है आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रही है, आपके बी कंपोनेंट की वजह से हो रही है। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए आपको बताता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पहले पी नॉट ए के जो प्रेशर थे वो ज्यादा थे, वेपर ज्यादा थे ना, और फिर कम हो गए बी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन देखो अपने आप निकल के आ गया मैथमेटिकली। जो हम बोल रहे हैं ना वो मैथमेटिकली प्रूवन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं वो मैथमेटिकली प्रूवन भी है कि जो प्रेशर है आपके प्योर कंपोनेंट ए का वो अब कम हो चुका है, आपके पी ए के बराबर हो गया। यानी कि पी ए में जितना कम करोगे तो उतना कम हो। सपोज ये 10 है और ये 8 है, तो कितना कम हुआ, 2 कम हो गए, है ना, क्योंकि अब 8 रह गए ना, क्योंकि बी कंपोनेंट क्या है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो यानी कि ये आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताता है। ठीक है, आया समझ में सबको। चलिए अब देखो, इसी को अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं, मैं अगर जीटा बी को यहीं पे रखूं और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में ले जाऊं आपका पी नॉट ए, तो ये रिलेशन पता है कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर पी नॉट ए आपके 10 थे, अब पी ए आपके सिर्फ 8 बन रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, आपके 10 के रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, है ना। आप अपने परसेंटेज निकालते हो, जब एग्जाम होते हैं आपके परसेंटेज निकालते हो। सपोज 500 में से आपके 486 मार्क्स आए, तो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, 486 आपके 500 के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, उसके रिलेटिवली निकालते हो। तो वही है कि 10 के रिलेटिवली आपने निकाला है कि आपके 8 वेपर्स बने हैं, तो ये रिलेशन बनता है, ये रिलेशन कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी आपको नहीं पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रिलेशन आप लोगों ने देखा, क्या रिलेशन था आपका, कि जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, कि पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में आपके पी ए बने, है ना, और किसके रिस्पेक्ट में बने, पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में बने। ठीक है, ये रिलेशन कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इससे पहले वाला रिलेशन क्या था, ओनली आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दोनों रिलेशन लिख के आ सकते हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव है, रिलेटिव मीन्स ये नीचे आना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आ गया समझ में। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया वोलेटाइल वोलेटाइल एंड वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना अगर पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इसी के बाद आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे, हेनरीज लॉ करेंगे, और आपका वेन होफ फैक्टर, डिसोसिएशन, ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।